आज हम सबसे पहले लेंस मेकर सूत्र पर आधारित दो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मैंने न्यूमेरिकल लिया है बोर्ड पे लिखा है 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच के एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.3 मीटर है। यदि इसे 4/3 अपवर्तनांक के जल में डुबाया जाए तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपने लेंस मेकर सूत्र पढ़ा था 1/f बराबर n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें इस प्रकार से लेंस था। लेंस के बाहर यहाँ पे वायु और ये लेंस के अंदर होता है कांच माध्यम। वायु का अपवर्तनांक हमने लिया था n1 और कांच का अपवर्तनांक लिया था n2। वायु का अपवर्तनांक n1 का मान निश्चित है 1 होता है। कांच का अपवर्तनांक हमें सवाल में दिया हुआ है कितना रहेगा। यही अगर इसे लेंस को वायु के स्थान पर जल में रखा जाए, यहां जल में इसको रख दिया जाएगा तो जल में रखने पर क्या होगा, वायु के स्थान पर जल हो गया। अब n1 अपवर्तनांक जल का होगा। अंदर ये लेंस का कांच है, इसका अपवर्तनांक n2 का n2 ही रहेगा। वायु में रखने पर n1 वायु का अपवर्तनांक और यदि आपने लेंस को जल में रखा तो n1 का मतलब होगा जल का अपवर्तनांक। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल को हल करेंगे। इस n2 के स्थान पर कांच का अपवर्तनांक, n1 के स्थान पर वायु में रखने पर वायु का और जल में रखने पर जल का होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायु में रखने पर। वायु में रखने पर क्या होगा, मैं इसको लिखने जा रहा हूं 1/f। वायु में फोकस दूरी को a लगाकर लिख दिया मैंने। इसके पश्चात n2 लेंस के कांच का अपवर्तनांक, इसको ng से लिख दिया। कांच को कहते हैं ग्लास, इसलिए इसको g से लिखा गया। वायु में रख रहे हैं इसलिए n1 के स्थान पर na, a से एयर, माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये समीकरण 1 हुआ। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जल में रखने पर। जल में रखने पर क्या होगा, जल में रखने पर मैं इस सूत्र में लिख रहा हूं 1/f। जल में फोकस दूरी को लिखा है FW। n2 के स्थान पर तो वही लेंस के कांच का अपवर्तनांक, इसको हम लिखेंगे ng। लेकिन यहां बटे में अब वायु के स्थान पर जल हो गया। जल के अपवर्तनांक को मैं नाम दे रहा हूं NW, माइनस 1/r1 माइनस 1/rw, ये समीकरण 2। हमें FA का मान दिया हुआ है, FW का मान ज्ञात करना है। इसके लिए मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे रहा हूं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे। LHS में LHS का, RHS में RHS का। तो LHS में LHS का भाग देने पर ये बनेगा 1/FA
1/Fw बराबर, यहां पर 1/R1 माइनस 1/R2, ये भी 1/R1 माइनस 1/R2, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इस RHS में इस RHS का भाग लगेगा, तो ये बनेगा Ng/Na माइनस 1 Ng/Nw माइनस 1। अब हमें जिन राशियों के मान ज्ञात हैं, सवाल में मान दिए हुए हैं, उन मानों को सूत्र में रखेंगे। Fw उलट कर ऊपर जाएगा, Fa नीचे, इसको लिख सकते हैं Fw/Fa बराबर Ng/Na माइनस 1 Ng/Nw माइनस 1। यहां Ng कांच का अपवर्तनांक सवाल में हमें दिया हुआ है 1.50, ये कांच का अपवर्तनांक 1.50, वायु का अपवर्तनांक निश्चित है, Na का मान 1, जल का अपवर्तनांक Nw का मान दिया है 4/3, और लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.3 मीटर, Fa का मान 0.3 मीटर। 100 से इसको गुणा करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और ये हमारे पास आता है 30 सेंटीमीटर। इन सभी मानों को सूत्र में रखेंगे। ये जो हमारे पास सूत्र प्राप्त हुआ है, इस सूत्र में सभी मानों को रखेंगे, तो रखने पर यह बनेगा, अतः Fw/Fa के स्थान पर 30 बराबर Ng के स्थान पर 1.50, Na के स्थान पर 1 माइनस 1 बटा Ng के स्थान पर 1.50, Nw 4/3 माइनस 1। Fw/30 बराबर 1.50/1 का मतलब 1.50, इसमें से 1 को घटाएंगे तो ऊपर तो शेष बचेगा 0.50। यहां ये 3 को इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा 4.50/4 माइनस 1। यहां लघुत्तम लेके इसको हल करेंगे, लघुत्तम लेके हल करना पड़ेगा, तो ये बनेगा Fw/30 बराबर 0.50 बटे में 4 को लघुत्तम लेकर इसको हल करेंगे, तो ये आएगा 4.50 माइनस 4/4। Fw/30 बराबर 0.50, 4.50 में से 4 को घटाने पर 0.50/4, 0.50 से 0.50 कैंसिल, 4 उलटकर ऊपर चला जाएगा, और ये बनेगा Fw/30 बराबर 4, और Fw का मान हमें 30 गुणा 4 120 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जल में फोकस दूरी का मान 120 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है।
लेंस मेकर सूत्र पर आधारित ही अब हम अगला न्यूमेरिकल हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक पतले अभिसारी कांच लेंस, कोष्टक में लिखा है अपवर्तनांक Ng का मान 1.5 और इसकी शक्ति का मान है +5d। जब यह लेंस Nl अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है, यह अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है, जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है। Nl का मान ज्ञात कीजिए। सवाल को शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे अभिसारी और अपसारी का क्या मतलब है। उत्तल लेंस के केस में आप जानते हो, यदि मुख्य अक्ष के समानांतर इस प्रकार से प्रकाश किरणों को आपतित किया जाए तो प्रकाश किरणें फोकस बिंदु पर आकर मिलती हैं। इस उत्तल लेंस ने प्रकाश किरणों को मिलाने का कार्य किया। ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को मिलाने का कार्य करता है, इसे हम कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस ये प्रकाशीय केंद्र और ये इसका फोकस बिंदु। फिर हम बात करें अवतल लेंस की। ये अवतल लेंस, इस पर यदि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण को आपतित किया जाए, विचलित होकर ऊपर की तरफ जाती है और पीछे बढ़ाने पर फोकस बिंदु पर मिलती है। ये स्थिति बनेगी। एक और प्रकाश किरण को आपतित किया जाए या नीचे की तरफ हम आपतित करते हैं, ये स्थिति बनती है। आप देख सकते हो, इस अवतल लेंस ने प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य किया। प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर हट रही हैं। इस फैलाने वाले लेंस के लिए शब्द काम में लिया गया अपसारी लेंस। इसको अपसारी लेंस कहते हैं। ये इसका प्रकाशीय केंद्र और ये फोकस बिंदु आप पहले भी पढ़ चुके हो, फिर से देखें। यदि इसमें फोकस दूरी का चिन्ह हमें देखना हो, प्रकाशीय केंद्र से चलकर फोकस बिंदु तक जाएंगे तो हमारे चलने की दिशा आपतित किरण की दिशा में होगी। इस अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। फिर इसके बाद हम बात करें इस अपसारी लेंस, अवतल लेंस की। इसमें प्रकाशीय केंद्र से चलकर फोकस बिंदु तक आएंगे तो इसमें हमारे आने की दिशा आपतित किरण के विपरीत है और विपरीत होने से इसकी फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। इस सवाल में भी हमें यही ध्यान में रखना है। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह रखेंगे धनात्मक, अपसारी लेंस की फोकस दूरी होने पर चिन्ह रखेंगे ऋणात्मक। सबसे पहले हम बात करें लेंस को वायु में रखने पर। सूत्र लगा रहे हैं, 1/F बराबर N2/N1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। यहां N2 लेंस के कांच का अपवर्तनांक Ng और इसका मान हमें दिया हुआ है 1.5।
इस समय ये वायु में रखा हुआ है। N1 होगा वायु का अपवर्तनांक, N1 Na का मान हो गया 1। अब यहां हमें फोकस दूरी दी हुई नहीं है, लेकिन यहां पर इसमें शक्ति का मान दिया हुआ है +5d। शक्ति का मतलब है लेंस की क्षमता। तो सूत्र है P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति P का सूत्र है 1/f। इसकी सहायता से हम फोकस दूरी f का मान ज्ञात करेंगे। f का मान आ जाएगा हमारे पास 1/p। शक्ति या लेंस क्षमता का मान दिया है +5d। 1/5 0.2 मीटर। अगर लेंस क्षमता का मात्रक इसका डायोप्टर है तो फोकस दूरी मीटर में होती है। 100 से गुणा करके इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और यह आएगा 20 सेंटीमीटर। इन सभी मानों को इस सूत्र में रखेंगे। सूत्र में रखने पर यह बनेगा, अतः 1/20 बराबर 1.5/1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इसको हम लिख सकते हैं 1/20 बराबर 1.5 में से 1 को लेस करेंगे और ये बनेगा 0.5 1/R1 माइनस 1/R2। ये समीकरण 1 हुआ। अब इसके बाद में सवाल में लिखा है कि जब यह लेंस NL अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब यह अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। वायु में रखा था तो यह अभिसारी लेंस था। अभिसारी लेंस होने से हमने फोकस दूरी को प्लस में रखा, लेकिन अब द्रव में डुबोने पर यह अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो अब हम इसको सूत्र को आगे बढ़ाते हैं। द्रव में रखने पर 1/f लिक्विड, द्रव को कहते हैं लिक्विड, फोकस दूरी में L लगा दिया मैंने, बराबर N2/N1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। यहां FL द्रव में रखने पर फोकस दूरी का मान हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, लेकिन अपसारी लेंस होने से लिखेंगे -100 सेंटीमीटर। N2 के स्थान पर वही लेंस के कांच का अपवर्तनांक Ng, इसका मान 1.5। N1 आपने अब इसको द्रव में रखा है, तो द्रव में रखने के कारण N1 को लिखेंगे NL, इसका मान हमें ज्ञात करना है। इन सभी मानों को भी सूत्र में रखेंगे और इन सभी मानों को सूत्र में रखकर आगे का उत्तर ज्ञात करेंगे। यहां इन सभी मानों को इस सूत्र में रख रहे हैं, तो ये बनेगा 1/FL के स्थान पर -100 बराबर N2 के स्थान पर Ng 1.5, N1 के स्थान पर NL -1, 1/R1 माइनस 1/R2। ये बना समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे। इस समीकरण 1 में
इस समीकरण 2 का भाग देंगे। LHS में LHS का ये बनेगा 1/20 1/-100 बराबर, ये कोष्टक कैंसिल हो जाएगा R1 R2 का। समीकरण 1 से तो है हमारे पास 0.5 और समीकरण 2 से बटे में आ जाएगा 1.5/NL -1। ये 100 उलट कर ऊपर जाएगा, बटे में 20 और यहां शेष बचेगा -5 बराबर 0.5/1.5/NL -1। इस कोष्टक को इधर वज्र गुणा में ले आएंगे और -5 को इधर नीचे की तरफ लाएं तो ये बनेगा 1.5/NL -1 बराबर 0.5/-5। 1.5/NL -1 बराबर ये बनेगा -1/10। -1 को दूसरे पक्ष में स्थानांतरित करें, 1.5/NL बराबर 1 - 1/10। एक 1.5/NL 1 में से 1/10 को घटाने पर 9/10। दोनों पक्षों को उल्टा करने पर NL/1.5 बराबर 10/9। NL बराबर 1.5/10 NL बराबर 1.5 गुणा 10/9। इसको लिख सकते हैं 15/9। 3 का ऊपर नीचे भाग देने पर हमें NL का मान प्राप्त होगा 5/3। तो इस प्रकार से आपको अपवर्तनांक का मान जिस द्रव में रखा है 5/3 प्राप्त हुआ। अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है। किसी भी लेंस के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है, इस अनुपात को हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। मान लो हमें कहा जाए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है h' और वस्तु की ऊंचाई का मान है h, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का ये अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे हम प्रदर्शित करते हैं संकेत m से। दर्पण की भांति ही हमें m का सूत्र UVF के रूप में प्राप्त करना है। UVF के रूप में प्राप्त करने के लिए हमें एक उत्तल लेंस लेकर उत्तर प्राप्त करने जा रहे हैं। ये उत्तल लेंस, इसके प्रकाशीय केंद्र को मैंने नाम दिया C। ये इस तरफ उत्तल लेंस का फोकस बिंदु F, इतनी ही दूरी पर दूसरी तरफ इसका फोकस बिंदु, ये फोकस बिंदु F। मान लो कि हमारे पास ये PQ नाम से वस्तु है। वस्तु PQ के Q सिरे से
एक प्रकाश किरण को आपतित कर रहे हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। आप जानते हो कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, अपवर्तित प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती है। अपवर्तित प्रकाश किरण को इस प्रकार से फोकस बिंदु से गुजारा गया। दूसरी प्रकाश किरण को मैं आपतित कर रहा हूं प्रकाशी केंद्र पर, और प्रकाशी केंद्र का उत्तर आप जानते हो, प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाले में कोई विचलन नहीं होता। ये प्रकाश किरण बिना विचलित हुए इस प्रकार से गुजर जाएगी। तो आप देख रहे हो कि बिंदु Q से चली प्रकाश किरणें लेंस पर आपतित हो रही है और अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलेंगी इस पर Q का प्रतिबिंब बनेगा और इस प्रतिबिंब को नाम दिया जा रहा है Q डैश, और इसका संपूर्ण प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा P डैश Q डैश। इस बिंदु को मैं नाम दे रहा हूं N। हमें इस चित्र की सहायता से आवर्धन m का मान UVF के पदों में हम ज्ञात करेंगे। इस चित्र से मैं इसमें लेने जा रहा हूं त्रिभुज CPQ एवं त्रिभुज CP डैश Q डैश में CPQ ये त्रिभुज, C से P तक एक भुजा, P से Q तक दूसरी भुजा, Q से C तक तीसरी भुजा, और इसके सामने का ये त्रिभुज CP डैश Q डैश, C से P डैश तक एक भुजा, P से Q डैश दूसरी भुजा और Q डैश से C तक तीसरी भुजा। आप देख सकते हो इसमें ये P पर बना कोण 90 डिग्री, ये P डैश पर बना कोण भी 90 डिग्री। तो P डैश और P पर बने कोण एक समान। ये रेखा और ये मुख्य अक्ष की रेखा एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। बिंदु C पर इस तरफ बना कोण और इस तरफ बना कोण ये दोनों बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण के नियम से ये बराबर। निष्कर्ष ये प्राप्त हुआ इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण समान हैं। दो कोण समान होने पर ये समरूप होंगे, समरूप है। समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है। इसमें एक अनुपात लेंगे ऊर्ध्वाधर भुजाओं का, एक अनुपात लेंगे क्षैतिज भुजाओं का। इस त्रिभुज की ऊर्ध्वाधर भुजा PQ, इस त्रिभुज में ऊर्ध्वाधर भुजा का नाम है P डैश Q डैश। तो मैं पहला अनुपात लिखने जा रहा हूं PQ बटा P डैश Q डैश। दूसरे अनुपात में इस त्रिभुज में क्षैतिज भुजा का नाम है CP, ये C से P तक की क्षैतिज भुजा। इस त्रिभुज के अंदर क्षैतिज भुजा का नाम है CP डैश, CP डैश। तो दूसरा अनुपात हम लिखने जा रहे हैं CP बटा CP डैश। चिन्ह नियम से इन सभी राशियों का मान रखेंगे। चिन्ह नियम से PQ P डैश Q डैश। सबसे पहले हम बात करें PQ, वस्तु की ऊंचाई। ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, ऊंचाई होगी धनात्मक। तो PQ वस्तु की ऊंचाई H। P डैश Q डैश ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है लेकिन मुख्य अक्ष के नीचे है। दर्पण में आपने पढ़ा था मुख्य अक्ष के नीचे होने पर ऊंचाई ऋणात्मक।
तो P डैश Q डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको लिखेंगे माइनस एच डैश। इसके बाद लिखा हुआ है CP और CP डैश। पहले हम बात करें CP की। C प्रकाशीय केंद्र और P पर है वस्तु। CP का मतलब होगा प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी। जब हम C से चलकर P तक आएंगे तो इसमें हमारे आने की दिशा इस आपतित किरण के विपरीत है, इसलिए ये वस्तु की दूरी ऋणात्मक। CP को आप लिखेंगे वस्तु की दूरी और ये होगी माइनस U। अब हम बात करें CP डैश की। P डैश है प्रतिबिंब, CP डैश का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। चिन्ह नियम के लिए जब हम C से चलकर P तक जाएंगे तो इसमें हमारे चलने की दिशा आपतित किरण की दिशा में ही है, इसलिए C से P डैश तक की प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक बनेगी। CP डैश प्रतिबिंब की दूरी बराबर V। इन सभी मानों को इस सूत्र में रखेंगे और सूत्र में रखने पर यहां पर इस सूत्र के अंदर इन सभी मानों को रख रहे हैं तो ये बनेगा अतः PQ के स्थान पर H बटा P डैश Q डैश के स्थान पर माइनस H डैश, CP के स्थान पे माइनस U और CP डैश के स्थान पर V। दोनों पक्षों को उल्टा कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ये बनेगा H डैश बटा H बराबर V बटा U। तो हमारे पास रेखीय आवर्धन का ये पहला सूत्र है M बराबर H डैश बटा H करके, और अब हमें प्राप्त हो रहा है कि H डैश बटा H का मान है V बटा U के बराबर। तो हम कह सकते हैं रेखीय आवर्धन का दूसरा सूत्र बनेगा V बटा U। ये रेखीय आवर्धन का आपको एक और सूत्र प्राप्त हो गया V बटा U। अब हम रेखीय आवर्धन का सूत्र F के पदों में भी प्राप्त करेंगे। फोकस दूरी F के पदों में 1 नंबर लगा के मैं लिख रहा हूं, लेंस सूत्र से जो हमने पढ़ा था 1 बटा V माइनस 1 बटा U बराबर 1 बटा F। 1 बटा V बराबर माइनस 1 बटा U को दूसरे पक्ष में स्थानांतरित करें, ये बनेगा 1 बटा U प्लस 1 बटा F। लघुत्तम आएगा UF और इसको हल करने पर ये बनेगा F प्लस U। दोनों पक्षों को हम उल्टा करने जा रहे हैं, ये बनेगा V बराबर UF बटा F प्लस U। U को इस साइड में बटे में ले आए तो ये हमारे पास बनेगा V बटा U बराबर F बटा F प्लस U। आपने M का सूत्र प्राप्त किया था V बटा U
और हमें v बटा u का सूत्र प्राप्त हो रहा है f बटा f प्लस u। तो हम कह सकते हैं कि रेखीय आवर्धन m का ये एक सूत्र और बन गया f बटा f प्लस u। तो एक सूत्र बना v और u के रूप में, एक सूत्र बना f और u के रूप में। अब इसका हम एक सूत्र और प्राप्त करेंगे, उसको देखते हैं। माइनस 1/u को दूसरे पक्ष में ले जाएं, 1/f को इधर लाएं। इस लेंस सूत्र से ही अगला प्राप्त करेंगे। 1/v माइनस 1/f बराबर 1/u लघुत्तम vf, और इसको हल करने पर यह बन रहा है f माइनस v बराबर 1/u। दोनों पक्षों को उल्टा करें तो दोनों, या फिर इस v को इस दूसरे पक्ष में स्थानांतरित किया जाए तो ये बनेगा f माइनस v बटा f बराबर v बटा u। तो आप देख सकते हो कि v बटा u का v और f के रूप में ये मान भी प्राप्त हो गया। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र m बराबर v बटा u, और यहां से v बटा u का ये मान प्राप्त हो रहा है। तो m का सूत्र बनेगा f माइनस v बटा f। तो ये इस प्रकार से हमें रेखीय आवर्धन के सूत्र प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।